उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारत में अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने में समुद्रगुप्त द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को जान सकने में, हर्षवर्धन और उसकी साम्राज्य विस्तार रणनीति को जान सकने में, पल्लवों और चालुक्यों तथा उनके संघर्षों के बारे में जान सकने में, मध्यकालीन राजाओं द्वारा अपनाए गए प्रशासन के तरीके और सैन्य रणनीतियों की प्रकृति को जान सकने में, विभिन्न प्रकार की सभाओं और उनकी गतिविधियों के बारे में जान सकने में, यह जान सकने में कि मध्यकालीन भारत में आम लोग किस प्रकार रहा करते थे। समुद्रगुप्त पराक्रमांक। समुद्रगुप्त की वंशावली। समुद्रगुप्त ने 336 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया था। वह गुप्त राजवंश का चौथा शासक था। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जिन्होंने महाराज धीराज की बड़ी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त के पूर्ववर्ती घटोत्कच और श्रीगुप्त केवल महाराज थे। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त राजवंश का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसने गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी भारत की ओर विस्तार किया। हम कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त को उसके बाद उल्लेखनीय शासकों के रूप में देख सकते हैं। हरिशेन की प्रशस्ति। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था। उसने राजा के सम्मान में कई प्रशस्तियां लिखी थीं। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि वो महान योद्धा था, यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। गुप्त काल के अन्य स्वर्ण सिक्कों में हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजा सकता था और संगीत का शौकीन था। साम्राज्य का विस्तार। जैसा कि हरिशेन ने लिखा है, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को हराकर उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ में उसने 12 अलग अलग शासकों को पराजित किया, लेकिन आत्मसमर्पण करने पर उसने उनका राज्य वापस लौटा दिया। पूर्वी भारत में उसने शासकों को उपहार भेजने और अपने आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य किया। पश्चिमी क्षेत्र में शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। एक सम्राट के रूप में हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक थानेश्वर, वर्तमान में हरियाणा राज्य पर राज किया था। वो पुष्यभूति राजवंश का था और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन ने मध्य एशिया से आने वाले हुणों को हराया था। बाद में अपने बहनोई की मृत्यु के बाद हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए कई विद्वानों और कलाकारों और यात्रियों ने उसके दरबार को उस युग की विश्वव्यापिता का केंद्र बना दिया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी। इस ग्रंथ से हमें राजा हर्ष की वंशावली के बारे में स्पष्ट चित्र मिलता है। हर्षवर्धन ने संस्कृत में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जैसे 3 नाटकों की भी रचना की थी। बाणभट्ट के वर्णन से हमें हर्षवर्धन के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के साथ साथ उसके धर्म के बारे में भी पता चलता है। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उसने चीनी तीर्थयात्री श्वेनसांग का सम्मान करने के लिए कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन किया था। श्वेनसांग ने उसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। मालवा और बंगाल के राजाओं ने हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन की चालाकी से हत्या कर दी थी। हर्ष ने प्रतिशोध में बंगाल के राजा शशांक को युद्ध में पराजित कर मार डाला।
हर्ष की शक्ति से उसका साम्राज्य उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से से लेकर पूर्व में कामरूप और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। वर्ष ने मगध और बंगाल दोनों को जीत लिया था, लेकिन नर्मदा नदी के दक्षिण में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। पल्लवों और चालुक्यों के बीच आंतरिक संघर्ष। पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश 275 ईस्वी से 897 ईस्वी के बीच अस्तित्व में बना रहा और सातवाहन राजवंश के पतन के बाद इसे प्रमुखता प्राप्त हुई, जिनके पल्लव सामंत हुआ करते थे। अंततः पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम 571 से 630 ईस्वी और नरसिम्हा वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख शक्ति बन गए और 9वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 600 वर्षों तक तेलुगु और तमिल क्षेत्र के उत्तरी भागों पर प्रभुत्व बनाए रहे। उन्होंने मूर्तिकला और कला और शिल्प के अन्य रूपों को संरक्षण दिया। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, जो कावेरी के डेल्टा में स्थित थी। चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश ने 6वीं और 12वीं सदियों के बीच दक्षिणी भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया। प्रारंभिक राजवंश को बदामी चालुक्य के नाम से जाना जाता था। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान चालुक्यों ने तेजी से प्रमुखता प्राप्त की। चालुक्यों की राजधानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब में थी। दूसरा नगर एहोल बादामी से 22 मील दूर था और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चालुक्य स्मारकों का प्रमुख केंद्र था। पल्लव चालुक्य संघर्ष। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी है। इस अवधि के दौरान इन दोनों राज्यों ने कई बार एक दूसरे से युद्ध किया और एक दूसरे की राजधानियों पर आक्रमण किया। चालुक्य पल्लव युद्ध पुलकेशिन द्वितीय के साथ आरंभ हुआ था और दोनों राजवंशों के पतन के साथ समाप्त हुआ। युद्ध पूरी तरह से चालुक्य और पल्लव राज्यों की भौगोलिक सीमा निर्धारित करने के लिए लड़े गए थे। प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और स्थानीय सभाएं। प्रशासन प्रणाली। पहले के राजाओं की तरह शासक हमेशा भूमि कर पर निर्भर रहे और इस प्रकार गांव उनके प्रशासन की मूल इकाइयां थे। इनके अलावा हम नौकरशाही के कई पद, जैसे कुमारामात्य यानी राज दरबार में मंत्री, महादंड नायक यानी मुख्य न्यायिक अधिकारी, संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति का मंत्री आदि देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समृद्ध व्यापारी समाज में नगर श्रेष्ठी या मुख्य व्यापारी जैसे पद धारण किया करते थे। पल्लव शासन प्रणाली में हमें क्रमशः मंडलम या राज्य, कोट्टम या विषय, नाडु या गांवों की परिषद और उर या गांव जैसा पदानुक्रम मिलता है। सैन्य व्यवस्था। गुप्त युग के दौरान सैन्य व्यवस्था में एक नई प्रवृत्ति देखी गई। कई सेना नायक ऐसे भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। बदले में उन्हें भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे और इस प्रकार उन्हें सामंत कहा जाता था। यह देखा गया था कि जब भी मुख्य शासक दुर्बल हो जाता था तो सामंत राजा की जगह लेने का प्रयास करते थे। स्थानीय सभाएं। पल्लव अभिलेखों में हमें स्थानीय सभाओं का नाम मिलता है। इन्हें ब्राह्मणों का संगठन माना जाता था।
इन सभाओं में सिंचाई, सड़क निर्माण आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करने के लिए कई उपसमितियां थीं। गैर ब्राह्मण गांवों में उर नामक सभा और नगरों में व्यापारियों के नेतृत्व वाले नगरम देखे जा सकते थे। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। प्रारंभिक मध्यकाल में साधारण स्त्री और पुरुष। गुप्त काल के दौरान आम लोग। गुप्त काल के दौरान कालिदास एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे। उन्होंने अपने नाटकों में चित्रित किया है कि राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, लेकिन आम लोग केवल प्रकृति या पाली बोलते थे। अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक में कालिदास ने दिखाया है कि राजा के दरबार में द्वारपाल और पुलिस ने किस तरह एक साधारण मछुआरे से पहले बुरा व्यवहार किया, लेकिन जब उसने कहा कि उसे मछली के पेट के अंदर शकुंतला की अनमोल अंगूठी मिली है, तो बाद में जब राजा दुष्यंत ने उसे उसके कार्य के लिए पुरस्कृत किया, तो द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ हो लिए। बाणभट्ट द्वारा ग्रामीणों का वर्णन। बाणभट्ट ने वर्णन किया कि राजा को यात्रा करते समय असबाब, घड़े, बर्तन, सब्जी, सुनहरा पायदान और यहां तक कि संगीतकारों की भी जरूरत होती थी। गरीब ग्रामीण राजा की सेनाओं का उनके पशुओं के लिए भोजन और चारा प्रदान करके सत्कार करते थे। लेकिन हाथी और घोड़े अक्सर फसलों और घरों को नष्ट कर देते थे। गांव से सेना के चले जाने पर पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। फाशियन का समाज के अछूतों का वर्णन। फाशियन ने वर्णन किया है कि गुप्त काल के दौरान निचली जातियों के लोग अन्य नागरिकों के साथ बाजार में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये लकड़ी के एक टुकड़े से जमीन पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से बचाते थे। अस्पृश्यता का अभिशाप उस समय इतना प्रचंड था। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लगभग 1700 साल पहले समुद्रगुप्त ने अपने शासन के अधीन भारत को एकजुट करने का प्रयास किया था। अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने में समुद्रगुप्त ने विभिन्न रणनीतियां और तकनीकें अपनाई। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दो पड़ोसी साम्राज्य पल्लव और चालुक्य सदियों तक एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझे रहे। मध्यकाल के प्रशासन को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किया गया है और राजा से लेकर निचले स्तर तक पदानुक्रम था। राजा को युद्ध के लिए आवश्यकता होने पर कई सेनानायक सैनिक उपलब्ध कराया करते थे। स्थानीय सभाएं अपनी ओर से कई स्थानीय विषयों की देखभाल करती थीं और उन्हें हल करने का प्रयास करती थीं। साधारण